हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा वी आर डीलिंग विद 10 AM डेली सीरीज। तो आज का लेक्चर नंबर 106 है और आज हम अपना कट ऑफ जो हमारा होने वाला आउट ऑफ 10 क्वेश्चन दैट इज गोइंग टू बी 8 मार्क्स। तो याद रखिएगा आप सिर्फ 2 क्वेश्चन गलत कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आप कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज देखते हैं आज की MCQ में सीरीज में किस किस से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है दैट कुड बी एन ईजी क्वेश्चन। रीजन मैं आपको बताऊं, 145 ईयर हो गए हैं फाउंडेशन डे के इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को। ओके, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 1875 में फॉर्म हुआ था। ओके, तो 145 ईयर्स हो गए हैं। तो पूछा गया है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर फंक्शन करते हैं। पहला है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस या मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस। दीज आर द 4 ऑप्शन। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आपने सुना होगा, वेदरिंग की रिपोर्ट्स देते हैं ये अपन को, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा आपको, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आपने मार्क कर लिया होगा, यस द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। ओके, आप मुझे बताइए 1875 में IMD वाज फॉर्म्ड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैटिक एग्जाम में आपके एग्जाम में आ सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ पढ़ सकते हैं आप IMD जो है मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, फोरकास्टिंग, वेदर सर्विसेज, इन सब की सारी याद रखिएगा डिटेल फंक्शन करता है इन सब चीजों पर। एक्टिविटी पे कौन से डिपार्टमेंट वर्क करता है, IMD, दैट इज वेरी फेमस। ओके, चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है आप देखिए ये न्यूज में भी है, इसको मैंने पढ़ाया भी हुआ है, एपिडेमिक डिसीज एक्ट। ओके, तो अभी गवर्नमेंट ने इसको इन्फोर्स करने की बात कही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा है कि आप इस एक्ट को इन्फोर्स करिए। ओके, याद रखिएगा हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है और आपको पता होगा इस टाइम पे कोरोना वायरस चल रहा है, उस टाइम पर इस एक्ट की बात हुई है। इस एक्ट के बारे में मैं ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूं, आपको उसके लिए मेरे प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं, जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लेक्चर्स बनाए हुए हैं दिस ईयर प्रीलिम्स के, वो आप लेक्चर्स जरूर देखें, उसमें मैंने ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, ठीक है। उसकी प्लेलिस्ट के लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है, वहां से आप डायरेक्टली उन सारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं जो इस साल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स के लिए। ओके, तो एक बार लेक्चर्स को जरूर देख लीजिएगा एग्जाम देने से पहले। ओके, तो ये एपिडेमिक डिसीज एक्ट पूछा गया कब इनैक्ट किया था, ऑप्शन आपके सामने है, दैट कुड बी वेरी इजी क्वेश्चन, जिसने पढ़ा होगा, यस द करेक्ट आंसर 1897। ओके, तो दिस कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। 123 ईयर्स इसके बाद इस एक्ट को वापस इनैक्ट करने की बात की जा रही है, मतलब इसको वापस लागू करने की बात कर रहे हैं कि स्टेट्स इसको लागू करें, इसके बारे में डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो याद रखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज 1897। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, पूछा गया है ये रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है। ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन, IMF या एशियन डेवलपमेंट बैंक। दीज आर द 4 ऑप्शंस। अगर आपको पता होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक नाम से पता चला इकोनॉमिक से रिलेटेड सिचुएशंस को ये बताती है, तो कुछ लोगों ने IMF लगाया होगा या वर्ल्ड बैंक लगाया होगा। जिन्होंने भी ये मार्क किया दैट इज रॉन्ग ऑप्शन, याद रखिएगा, ना इसका आंसर ए है ना सी है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज यूनाइटेड नेशन। तो याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट को पब्लिश करती है और इस रिपोर्ट में कुछ डाटा भी आए थे। एक्चुअली कोरोना वायरस की वजह से डाटा गलत भी हो गए क्योंकि आपको ही पता है कितनी ग्रोथ हमारी नेगेटिव में गई है। ओके, बट UN जो है जो रिपोर्ट पब्लिश करती है उसने GDP ग्रोथ इंडिया की करंट फिजिकल ईयर में 5.7% बताई थी और प्रिडिक्ट किया था कि नेक्स्ट फिजिकल ईयर में गोइंग टू बी 6.6%। ठीक है, तो नाम से ही पता चला इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट से रिलेटेड ये रिपोर्ट डील करती है। ओके, तो आपको याद रखना है यूनाइटेड नेशन पब्लिश करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में 4th में आते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, कभी कभी स्टेट पीसीएस में आपसे डायरेक्ट पूछेंगे ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। ठीक है, 2020 इसमें इंडिया की रैंक कितनी है। सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इस रिपोर्ट को, इस इंडेक्स को रिलीज कौन करता है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसमें तो ऑप्शंस आपके सामने रैंक 72, रैंक 74, रैंक 76 या रैंक 78। याद रखिएगा मैं इस बार का पूछा हूं 2020 का, आपको आइडिया नहीं है तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज इंडिया की रैंक थी 72। ओके, टॉप इसको किसने किया है, हर बार की तरह स्विट्जरलैंड ने इसको टॉप किया है, रिमेंबर। और याद रखना इसके बाद जो है वो है सेकंड रैंक वाज हेल्ड बाय US एंड थर्ड इज सिंगापुर। तो याद रखिए ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है इसमें इंडिया की रैंक है 72, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, याद रखिएगा एग्जाम में कभी कभी आपको ये डायरेक्ट रैंक्स पूछ लेते हैं, तो सबकी रैंक याद करें क्या इस चक्कर में, देखो जितनी याद हो जाए उतनी बेटर है, बट कंफ्यूज मत हो जाना ज्यादा रैंक से याद करके। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 5th में आते हैं, यहाँ एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछा गया है जिसने भी एक रिपोर्ट पब्लिश की है, पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस फॉर इंडिया एंड इट्स स्टेट्स 2011 से 2036।
2011 में इंडिया की पॉपुलेशन आपको भी पता है कितनी थी, अब 2036 में कितनी होगी, इसमें बहुत सी बातें बताई गई इस रिपोर्ट में। तो किसने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, यूनिसेफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन। दीज आर द 4 ऑप्शंस, आपको करेक्ट आंसर मार्क करना है। जो ने ऑप्शन नंबर बी मार्क किया है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, दैट इज रॉन्ग, आपने रॉन्ग मार्क कर दिया है। और सी और डी भी रॉन्ग है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन रिपोर्ट पब्लिश की है। और इस कमीशन की रिपोर्ट में बहुत से इंटरेस्टिंग एक पॉइंट है जो मैं बताना चाहता हूं। याद रखिएगा, इसने बताया इंडिया की जो पॉपुलेशन है अभी जो है 121 करोड़ है, इसने बताई है 121 करोड़ से इंडिया की पॉपुलेशन हो जाएगी 151 करोड़ 2036 तक। ओके, तो इस कमिटी की, याद रखिएगा, इस रिपोर्ट की ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आया है। ठीक है, जस्ट रिमेंबर कौन पब्लिश करता है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, बहुत लोगों को पर्ल हार्बर का अटैक पता होगा जो जापान में हुआ था, जिसको यूएसए ने किया था। बट मैंने यहाँ बहुत स्टैटिक क्वेश्चन पूछ लिया क्योंकि स्टेट पीसीएस में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, रिमेंबर। तो क्वेश्चन यहाँ पूछा है मैंने, कौन सी डेट को एक्चुअली अटैक हुआ था पर्ल हार्बर में जापान में? ओके, इसको अटैक किया था यूएसए ने। ठीक है, तो ये आपको, सॉरी ये मैं थोड़ा गलत बोल दिया, पर्ल हार्बर पे अटैक हुआ था यूएसए में, जापान ने अटैक किया था। ठीक है, तो मैंने एक्चुअली डेट पूछी कि जापान ने कब अटैक किया था यूएस में, यूएस के पर्ल हार्बर में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब सबको ईयर पता होंगे, 1941, तो मैंने चारों ऑप्शन में 1941 लिख दिया है। ठीक है, इसलिए कट ऑफ 8 मार्क्स है। तो अगर यहाँ पर आपको डेट नहीं पता थी तो एक बार गो थ्रू कर लीजिए, हो सकता है आपको भी स्टेट पीसीएस दें तो आपको क्वेश्चन देखने को मिले। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 7 दिसंबर 1941। याद रखिए, ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स की डेट्स कभी कभी प्रीलिम्स में आ जाती हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 7 दिसंबर 1941। नहीं भी पता था कोई दिक्कत नहीं, स्टैटिक क्वेश्चन है, अब याद कर लीजिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। ये क्वेश्चन एमपी वालों के लिए इजी हो सकता है, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप किसी भी स्टेट से क्वेश्चन देख रहे हैं। मालवा प्लेट्यू का आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस प्लेट्यू है। पूछा गया है ये कौन से स्टेट में इसका पार्ट नहीं आता है, डज नॉट मेक अ पार्ट। ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश, किसमें इसका पार्ट नहीं आता है? रिमेंबर, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो मालवा प्लेट्यू सबने सुना होगा, मध्य प्रदेश के नाम से तो आपने सुना होगा मालवा प्लेट्यू का नाम, तो मध्य प्रदेश में तो आता है, तो यह ऑप्शन कट हो गया। तो आपके पास ए बी 3 ऑप्शन बचे हैं, आपको बेस्ट आंसर मार्क करना है। जिसको नहीं पता था, याद रखिए राजस्थान गुजरात में आता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज महाराष्ट्र। मैं आपको इसका डायग्राम भी दिखा देता हूं। याद रखिए मालवा प्लेट्यू ये है, ठीक है, इस साइड आपका इंदौर जो है वो भी मालवा प्लेट्यू में लाई करता है, रिमेंबर। तो ये मालवा प्लेट्यू बहुत इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है, याद रखिए मेनली इट लाइज इन इंडिया, बट रिमेंबर इसमें राजस्थान भी है, गुजरात का ही पार्ट है, बट महाराष्ट्र का पार्ट नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 भी गलत हो सकता है कुछ लोगों का, सही हुआ तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ मैंने एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी एनी बेसेंट के 3 पॉइंट्स लिखे हैं, पूछे कौन से पॉइंट करेक्ट है। पहला पॉइंट है कि शी वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, आईएनसी की पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी। सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है सॉल्ट सत्याग्रह में उन्होंने गांधी जी के साथ वो रही थी, शी लेड द मूवमेंट विद गांधी जी इन सॉल्ट सत्याग्रह। ओके, थर्ड है शी वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन होम रूल लीग आल्सो, जो इंडियन होम रूल लीग थी 1916 में, उसकी पहली प्रेसिडेंट भी एनी बेसेंट थी। ओके, तो कुछ लोगों को लग रहा होगा यस उनका होम रूल लीग से रिलेशन है, तो थर्ड स्टेटमेंट सही होगा। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, याद रखिए उनका कोई लेना देना नहीं था होम, ऑफ कोर्स उनका लेना देना होम रूल लीग से था, बट वो प्रेसिडेंट नहीं थी होम रूल लीग की, फर्स्ट प्रेसिडेंट, शी वाज नॉट द फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो थर्ड ऑप्शन रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग है, क्योंकि सॉल्ट सत्याग्रह में सरोजिनी नायडू ने महात्मा गांधी के साथ मूवमेंट को लीड किया था, नॉट एनी बेसेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, बट यस शी वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। 1917 में शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ईयर बताइए मुझे, आप प्लेस बताइए कहां पर ये 1917 का सेशन, कांग्रेस का सेशन हुआ था, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1917 सेशन शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जबकि 1925 में फर्स्ट इंडियन वुमेन सरोजिनी नायडू, 1925 में कानपुर सेशन, जहां पर सरोजिनी नायडू बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू लेड, याद रखिएगा, टू बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, वो भी याद रखिएगा। तो पहला पॉइंट सही है बस, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आपके दिमाग में होगा सर ठीक है आपने बी पॉइंट बता दिया, सेकंड पॉइंट बता दिया कि सरोजिनी नायडू ने लीड किया था। ओके, आपने यहाँ पे भी बता दिया कि फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट सरोजिनी नायडू थी 1925 में कानपुर सेशन में, पर आपने ये नहीं बताया कि पहला प्रेसिडेंट कौन था, फिर इंडियन होम रूल लीग का पहला प्रेसिडेंट कौन था। तो ये भी मैंने आगे मेंशन कर रखा है, आप नोट कर लीजिएगा कि थर्ड स्टेटमेंट जो था वो रॉन्ग था। करेक्ट आंसर है जोसेफ बाप्तिस्वा, याद रखिएगा, इट्स प्रोनाउंस आई थिंक बाप्तिस्तवा, ओके,
बातिस्तवा, ओके। तो जोसेफ के नाम से आप याद रख लीजिए, ज्यादा बेटर है, आपको इजी होगा। तो याद रखिए ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन होम रूल लीग 1916 में जो बने थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में, ये इजी क्वेश्चन होगा, अगर आपने पॉलिटी बेसिक पढ़ी होगी तो इट कुड बी वेरी इजी क्वेश्चन। मैंने यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट इवेंट्स लिखे हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। पहला प्रोविजन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, सेकंड है डायरकी इन द प्रोविंसेस, थर्ड है एस्टैब्लिशमेंट प्रोविजन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और फोर्थ है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। दीज आर वेरी फेमस पॉइंट्स, अगर आपने चार्टर एक्ट्स किए होंगे इट कुड बी वेरी इजी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आपको पता होगा 1935, सेपरेट इलेक्टोरेट 1919, ठीक है। देन डायरकी इन द प्रोविंसेस 1919, ओके, एंड प्रोविजन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अगस्त ऑफ 1940। सो दीज आर द 4 थिंग्स व्हिच आई हैव मेंशन्ड। तो सबसे लास्ट में ऑप्शन नंबर 3 है, तो आई थिंक एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी 1 2 4 3। सो रिमेंबर दीज आर द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है। सेपरेट इलेक्टोरेट, मॉल्युमेंटो रिफॉर्म्स, मॉन्टेगू-क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ओके, ये आई थिंक सबको पता होगा, ठीक है। अगस्त ऑफर और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, दैट इज एक्ट ऑफ 1935। अगर आपको ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहे हैं, व्हाट आर दीज थिंग व्हाट आई हैव बीन रिटन, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हमारी वेबसाइट को विजिट करें, पॉलिटी के लेक्चर्स देखिए, देन आपको ये इतना इजी चीज समझ में आएगी, ओके। क्योंकि हो सकता है आपकी थोड़ी पॉलिटी वीक हो, ओके, देन ओनली ये इजी क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 और आज का लास्ट क्वेश्चन। ये भी कुछ लोग का गलत हो सकता है, और ये गलत हो गया आपका तो आप कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे। 2 तो मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ गलत हो गए होंगे मे बी, और सही होंगे तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन आपको पूछा कौन फर्स्ट टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम फीमेल इन्फेंटिसाइड वाज प्रोहिबिटेड बाय विच गवर्नर जनरल, किस गवर्नर जनरल ने फीमेल इन्फेंटिसाइड याद रखिएगा वाज प्रोहिबिटेड फर्स्ट टाइम किसने किया था। ऑप्शंस हैं लॉर्ड एलनबर्ग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड जॉन शोर। दीज आर 4 ऑप्शन, इट कुड बी इजी अगर आप डायरेक्ट ऑप्शन टिक लगाते हैं। नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, अब याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन लॉर्ड जॉन शोर है। इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो याद रखिए 1795 में थ्रू रेगुलेशन ऑफ 21 फीमेल इन्फेंटिसाइड वो डिक्लेयर्ड एज मर्डर बाय जॉन शोर, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जिसने प्रोहिबिट किया था वो थे जॉन शोर। ही वाज वेरी फेमस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ओके। ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1833 के बाद से हम उस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहने लगे थे, ओके। 1833 से पहले हम उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही कहते थे। तो याद रखिएगा जॉन शोर इज द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोग के क्वेश्चन सही हुए होंगे और बहुत लोगों ने कट ऑफ भी क्लियर किया होगा। अगर आपको जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे उनको कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें, ओके। और अगर आपको किसी पीडीएफ चाहिए व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर मेंशन है, नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप मेंशन दिया हुआ है, आप उसमें कांटेक्ट करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको लेक्चर्स की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। इसका एक मिनिमम कॉस्ट है 50 पैसे अ डे, दैट इज वेरी लेस, ओके। जहाँ पर आपको अदर हिंदू एनालिसिस भी प्रोवाइडेड मिलेगा, ओके। न्यूज़पेपर, डेली करंट अफेयर्स, ये सब भी हम प्रोवाइड करेंगे, ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं, और अगर आपको कोई डाउट क्वेरीज है वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं लेक्चर को प्लीज प्लेलिस्ट को विजिट करें, अदर लेक्चर्स को भी विजिट करें। अगर आपको चैनल पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब का बटन सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, इसमें आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती है। अगर आपको स्टिल कोई डाउट क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।